जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था, इतिहास स्वयं को दोहराता नहीं है, लेकिन ये अक्सर तुकबंदी करता है। और किलड़ी की कहानी में तो ये तुकबंदी हमें सीधे संगम युग की उस कविता से जोड़ती है जिसमें वैगई नदी के किनारे बसे समृद्ध शहरों का जिक्र है। बिल्कुल। दशकों तक हम उसे सिर्फ साहित्य की कल्पना मानते रहे। हाँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतिहास और कविता दोनों एक साथ तुकबंदी कर रहे हैं। और इसी तुकबंदी की परतों को खोलने के लिए द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक कीलड़ी की खोज की कहानी में गहराई से उतरेंगे। हमने इसके लिए द प्रिंट में प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट को अपना आधार बनाया है, और जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। ये सीधे सीधे जीएस पेपर 1 मतलब भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ता है। और अरे, संगम युग, प्राचीन शहरीकरण, व्यापार मार्ग, ये सारे विषय तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत जरूरी माने जाते हैं, और कीलड़ी इन सभी को एक साथ जोड़ता है। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे संयोग, स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञों की पैनी नजर ने एक पूरी सभ्यता को दुनिया के सामने ला दिया। और इससे भी जरूरी कि इस खोज ने हमारे इतिहास की स्थापित धारणाओं को कैसे चुनौती दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 2014 के वसंत से। एक ऐसी कहानी जो लगभग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। सही कहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई की एक टीम पुरातत्वविद अमरनाथ रामकृष्णन के नेतृत्व में तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे एक प्राचीन निवास स्थल की तलाश में थी। पर एक सवाल उठता है, वैगई नदी ही क्यों? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एएसआई ने यही इलाका क्यों चुना? बिल्कुल, देखिए, एएसआई हवा में तीर नहीं चलाती। वैगई नदी का संगम साहित्य में बार बार जिक्र आता है। अच्छा। उसे एक ऐसी जीवन रेखा बताया गया है जिसके किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै जैसे शहर बसे थे। तो एक कह सकते हैं एक परिकल्पना थी कि अगर उस साहित्य में जरा भी सच्चाई है तो नदी के किनारे कहीं न कहीं अवशेष जरूर मिलेंगे। तो टीम बस उसी साहित्यिक सुराग का भौतिक सबूत ढूंढ रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन 6 महीने बीत चुके थे और टीम के हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगा था। तपती धूप, मीलों का सफर और कोई नतीजा नहीं। हाँ, और इसी तलाश में टीम सिलाइमन गांव पहुंचती है और एक दरवाजे पर दस्तक देती है। ये दरवाजा था एक रिटायर्ड इतिहास शिक्षक वी बालू सुब्रमण्यम का, जिन्हें सब प्यार से बालू कहते थे। और यहीं से कहानी अकादमिक खोज से निकलकर जमीनी हकीकत से जुड़ जाती है। बालू कोई साधारण शिक्षक नहीं थे, वो अपने आप में एक जुनून थे। 70 के दशक में वो अपने छात्रों से कहते थे, अपने गांव का इतिहास जानो। अरे वाह, ये तो अद्भुत विचार है। हाँ, वो उन्हें क्लासरूम से बाहर भेजते थे। कहते थे, जाओ खेतों में, नदी किनारे, जो भी पुराना दिखे उठा कर लाओ। ये तो एक तरह से कम्युनिटी आर्कियोलॉजी हो गई, जहां स्थानीय लोग ही अपने अतीत के संरक्षक बन जाते हैं। बिल्कुल। और उनके छात्रों को मिला भी बहुत कुछ। चोल राजा राजा प्रथम के समय का एक सिक्का, रंग बिरंगे मनके, मिट्टी की मूर्तियां। अच्छा। और एक खोपड़ी भी। क्या बात है। बालू ने सारी चीजें इकट्ठा की और कीलड़ी के सरकारी स्कूल ले गए। वहां जगह नहीं थी तो उन्होंने एक टूटी हुई बेंच पर सब कुछ सजाया, रस्सी से एक घेरा बनाया और उसे नाम दिया हिस्ट्री कॉर्नर। जरा सोचिए, एक टूटी हुई बेंच पर रखा वो छोटा सा संग्रह असल में एक कितनी बड़ी खोज का बीज था। अक्सर बड़ी पुरातात्विक खोजों में स्थानीय लोगों का ज्ञान, उनकी यादें, उनका जुनून एक उत्प्रेरक का काम करता है। बिल्कुल। तो अमरनाथ ने बालू से पूछा कि ये कलाकृतियां 40 साल पहले कहाँ मिली थीं? बालू ने सिर खुजलाया, इतना लंबा समय बीत चुका था। यादें धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ, उन्हें बस इतना याद था कि वो जगह तब एक सूखी जमीन थी, पुंजे मैडू कहते थे उसे, लेकिन अब वो एक हरे भरे नारियल के बाग में बदल चुकी थी। मतलब पूरा भूगोल ही बदल गया था। हाँ, तो खोज में कोई खास प्रगति ना होने पर निराश टीम कीलड़ी गांव में एक चाय की दुकान पर रुकी। भारत में चाय की दुकान है, सूचनाओं का केंद्र। सही कहा। टीम वहां अपनी थकान और निराशा पर बात कर रही थी। ये सुनने में फिल्मी लगता है, पर फील्ड आर्कियोलॉजी में ये सच्चाई है। आपकी सबसे बड़ी खोज अक्सर किसी आधिकारिक बैठक में नहीं, बल्कि ऐसी ही अनौपचारिक बातचीत में छिपी होती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। पास में महाराजा नाम का एक लॉरी ड्राइवर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। अच्छा। वो आधा चाय पी रहा था और आधा कान लगाकर उनकी तमिल में हो रही बातचीत समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो उनकी बातचीत में कूद पड़ा। वो पुरातत्वविदों को बताता है कि पास में ही एक नारियल का बाग है
जहां से वो रोज नारियल भरकर बाजार ले जाता है, और उसने वहां जमीन पर बहुत सारे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े देखे हैं। और यहीं पर संयोग अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। एक लॉरी ड्राइवर जिसका पुरातत्व से कोई लेना देना नहीं, वो अनजाने में एक पूरी सभ्यता का दरवाजा खोलने वाली चाबी दे देता है। जब एएसआई की टीम उस बाग में पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखा उन्होंने? जमीन पर हजारों की संख्या में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जिन्हें तकनीकी भाषा में पॉट शार्ड्स कहते हैं, बिखरे पड़े थे। हजारों की संख्या में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो टुकड़ों का मतलब हो सकता है कि कोई गुजर रहा होगा और उसका बर्तन टूट गया। सही। लेकिन हजारों टुकड़ों का एक जगह मिलना, ये इस बात का साफ संकेत था कि यहां कभी एक बड़ी स्थायी बस्ती रही होगी। ये एक पूरी कहानी की प्रस्तावना थी। और उस दिन के आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुए। उस बाग में उन्हें बालू के 2 पुराने छात्र भी मिल गए, दिलीप खान और चंद्रन। अरे वाह, वही छात्र। हाँ, जो बच्चे कभी अपने टीचर के कहने पर इतिहास खोजते थे, वो अब अधेड़ उम्र के हो चुके थे और उसी बाग में काम करते थे। कहानी में एक और मोड़। सब लोग नारियल पानी पी रहे थे, पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तभी चंद्रन ने अमरनाथ से बहुत ही सहजता से कहा, सर, जब पास में मिट्टी खोदी गई थी तो हमें एक ईंट की दीवार मिली थी। एक मिनट, एक दीवार? हाँ। मतलब ये सिर्फ बिखरे हुए बर्तन नहीं थे? हाँ। ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। एग्जैक्टली। हुआ ये था कि पास की एक ईंट भट्टी के लिए मिट्टी निकालने आई एक जेसीबी मशीन ने अनजाने में जमीन के नीचे दबी एक खड़ी दीवार को उजागर कर दिया था। ओहो। चंद्रन टीम को कांटेदार झाड़ियों के बीच उस जगह पर ले गया और वो था निर्णायक क्षण। पॉटशर्ट्स का मतलब है कि यहाँ लोग रहते थे। एक ईंट की दीवार का मतलब है कि उन्होंने यहाँ निर्माण किया था। ये एक कैंप साइट और एक शहर के बीच का फर्क है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए ये शहरीकरण की परिभाषा का मुख्य तत्व है। स्थायी संरचनाएं। टीम ने झाड़ियां हटाई, खाई में उतरे और एक पूरी ईंट बाहर निकाली। अमरनाथ को जो ईंट दी गई वो गुलाबी रंग की और चपटी थी, और ये हड़प्पा स्थलों पर मिली ईंटों से आकार में बड़ी थी। और यहीं एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन जुड़ता है। उस ईंट की बनावट और आकार पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा अरिकामेडू में खोजी गई ईंटों से काफी मिलती जुलती थी। अरिकामेडू मतलब पुडुचेरी के पास? हाँ, लेकिन ये सिर्फ कील्डी और अरिकामेडू के बीच व्यापार मार्ग का संकेत नहीं है। ये इससे कहीं बड़ी बात है। अब तक भारत में प्राचीन शहरीकरण की कहानी गंगा के मैदानों से शुरू होती मानी जाती थी, जिसे हम दूसरा शहरीकरण कहते हैं। सही। लेकिन यहाँ दक्षिण में वाइगी नदी के किनारे एक ईंटों से बने शहर का मिलना उस पूरी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। मतलब ये उस धारणा को चुनौती देता है कि सभ्यता का विकास सिर्फ उत्तर भारत में केंद्रित था। बिल्कुल। ये बताता है कि भारत में शहरीकरण की एक समानांतर, एक स्वतंत्र धारा भी बह रही थी। ये भारतीय इतिहास को एक तरह से गंगेश केंद्रित दृष्टिकोण से मुक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो टीम ने उस ईंट को अपने संग्रह में शामिल कर लिया, लेकिन खुदाई का काम इतना आसान तो होता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी स्थल पर खुदाई की अनुमति के लिए उन्हें केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड यानी साबा को एक प्रस्ताव भेजना था। हाँ, ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। आपको वैज्ञानिक डेटा के साथ ये साबित करना होता है कि किसी खास जगह में खुदाई करने की क्षमता है। टीम ने वैगई नदी के किनारे 293 संभावित स्थलों की पहचान की थी, लेकिन उनका दिल और दिमाग उस कील्डी पर ही अटका हुआ था। वो बार बार उस नारियल के बाग में लौट कर आते थे। हर बार उन्हें वहां अलग अलग तरह के बर्तनों के टुकड़े मिलते थे, काले और लाल बर्तन, सिर्फ काले बर्तन, रूलेटेड वेयर। यहाँ बर्तनों की विविधता पर ध्यान देना जरूरी है। पुरातत्व में बर्तनों की शैली एक तरह का टाइम स्टैम्प और जीपीएस होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, काले और लाल बर्तन एक खास तकनीक और समय से जुड़े हैं, और जब हमें कील्डी में रूलेटेड वेयर जैसे बर्तन मिलते हैं जो रोमन एम्फोरे के टुकड़ों जैसे दिखते हैं, तो ये सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रोम के साथ एक बेहद विकसित समुद्री नेटवर्क का ठोस सबूत है। तो मतलब ये बर्तन सिर्फ स्थानीय नहीं थे, ये एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा थे। निश्चित रूप से। ये इस बात का प्रमाण है कि कील्डी सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक जीवंत व्यापारिक केंद्र था जिसके संबंध दूर दराज के इलाकों, खासकर रोमन साम्राज्य से थे। टीम ने आखिरकार 293 में से 100 स्थलों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर 3 को चुना और अंत में कील्डी पर मोहर लगा दी। और उन्हें तब यह अंदाजा भी नहीं था कि उन पेड़ों के नीचे क्या छिपा था। बिल्कुल नहीं। उन्हें ये नहीं पता था कि नारियल के बाग के उन ऊंचे पेड़ों ने अपने नीचे पूरे के पूरे शहरी केंद्र को सदियों से लगभग पूरी तरह से संरक्षित कर रखा था।
तब अमरनाथ ने घोषणा की नूरुल्ला ओनुथान केल्डी। यानी कीलड़ी 100 में से एक था। हाँ, वो एक असाधारण खोज थी। और आगे की खुदाई ने यह साबित कर दिया कि वो बिल्कुल सही थे। कीलड़ी वास्तव में 100 में एक ही निकला। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो कीलड़ी की खोज को एक सुनियोजित घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संयोग, एक रिटायर्ड टीचर की जुनून, एक ट्रक ड्राइवर की सुनी हुई बात, कुछ पुराने छात्रों की याददाश्त और विशेषज्ञों की गहरी समझ की एक अद्भुत श्रृंखला थी। बिल्कुल। और इसका बड़ा संदर्भ ये है कि बाद में हुई कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सभ्यता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व? हाँ, ये खोज तमिलनाडु में शहरीकरण की समय सीमा को सीधे संगम युग तक पीछे धकेल देती है। ये हमारे इतिहास की कई स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है। और ये साबित करती है कि संगम साहित्य सिर्फ कवियों की कल्पना नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक वास्तविकता का प्रतिबिंब था। यह वास्तव में इतिहास को फिर से लिखने जैसा है, एक ऐसी कहानी जो अब तक किताबों में नहीं थी। और ये खोज अपने पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? नारियल के बाग के पेड़ों ने इस प्राचीन शहर को सदियों तक बाहरी दुनिया से बचाकर पूरी तरह से सुरक्षित रखा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इतिहास के और कितने अध्याय, कितनी ऐसी ही कीलड़ी प्रकृति की गोद में सतह के ठीक नीचे दबे हुए हैं, जो शायद किसी चाय की दुकान पर होने वाली एक आकस्मिक बातचीत या किसी स्थानीय व्यक्ति के जुनून का इंतजार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गहरा विचार है और ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस विषय पर अगर कोई भी प्रश्न हो, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट्स में जरूर लिखें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार तक खोजते रहिए।